तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, तफसील से खबरें देखते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल की बड़ी खबरें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया है। 53,413 करोड़ के बजट में कई नई घोषणाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही यह दावा किया गया है कि बजट व्यवस्था परिवर्तन करने वाला होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट निराशाजनक और जनता को गुमराह करने वाला है। लेकिन बजट की बड़ी बातें आखिरकार ये देखिए। 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल। इलेक्ट्रिक बस ट्रक खरीदने पर 50% की सब्सिडी होगी। इस साल से सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। 20,000 छात्राओं को स्कूटी के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही नशे के खात्मे के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। हिमाचल के बजट की खास बातें, कृषि क्षेत्र के लिए हिम उन्नति योजना का भी ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए हिम गंगा योजना का ऐलान बजट में किया गया है और इसी के तहत सरकार दूध खरीदेगी। स्टार्टअप के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का भी ऐलान किया गया है। तो चलिए बजट को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, एक बजट है जिसे बताया जा रहा है कि अब सूबे का विकास होगा, ये पेश किया गया है। किस तरीके से, किस नजरिए से इसे देखा जा रहा है और क्या कुछ खास बातें इस बार के बजट में है? क्या जनता की उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? बिल्कुल हेमंत, 53,413 करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया गया है। इसमें 38,000 करोड़ रुपए की सोर्स ऑफ इनकम से उम्मीद लगाई जा रही है और इसके अलावा 9,900 करोड़ रुपए डेफिसिट में रहने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले बजटों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो डेफिसिट है, जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, ये लगातार बढ़ता रहता है और जब तक साल खत्म होती है तो 9,900 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा ये हो सकता है। तो ऐसे में घाटे का बजट प्रदेश सरकार की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी प्रस्तुत किया गया है और फोकस किया गया है ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ को। जो इलेक्ट्रिक वाहन, ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके ऊपर सब्सिडी की बात की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक संकल्प दोहराया कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी जो परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाती है उनमें अब जो बसें खरीदी जाएंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल होंगी। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर या बस ऑपरेटर भी बसें खरीदना चाहता है, इलेक्ट्रिक बसें खरीदना चाहता है, तो उन्हें 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा एक और बात पर फोकस किया गया कि जो चार्जिंग स्टेशन है उनके ऊपर भी सरकार 50% तक की सब्सिडी देगी। तो कोशिश की गई है जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है उसको बढ़ावा देने की सब्सिडी उस तरफ प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा, जो खाली पद शिक्षकों के हैं उनको भरा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो गारंटियां, जब चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियों का जिक्र किया था, उन गारंटियों को भी पूरा करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की है। और बात कही गई है जो 1,500 रुपए पेंशन है वो पहली किस्त वो जारी करने की बात कही है और कहा है कि चरणबद्ध तरीके से कहेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बात की जा रही है उसके ऊपर सब्सिडी की बात कही जा रही है, ये योजनाएं केंद्र सरकार की है। लेकिन मुख्यमंत्री का जिक्र जरूर किया, प्रदेश की जनता को लाभ देने की बात कही, लेकिन ये कुल योजनाएं केंद्र सरकार की है और ऐसे में धन्यवादी केंद्र सरकार का होना चाहिए, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। वहीं उन्होंने एक और बड़ा प्रश्न इस बजट के ऊपर लगाया कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जो पैट स्कैन मशीन हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 मेडिकल कॉलेजों में लगाने की बात इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना ही हिमाचल प्रदेश में के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है, इतना रेवेन्यू है और जो सरकारी तंत्र है उसमें डिले होता है और लंबा समय लगता है। तो ऐसे में जो मशीनों की बात कही जा रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, भी उनको वास्तविक नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि जो पूर्व सरकार की योजनाएं थी, जनहित वाली योजनाएं थी, उनका जिक्र नहीं किया गया। हिमकेयर का खास तौर पर जिक्र किया गया क्योंकि हिमकेयर के तहत पूर्व सरकार के दौरान ये योजना शुरू की गई थी और 5 लाख तक का जो मेडिकल इंश्योरेंस था, जब कोई व्यक्ति, आम आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था तो 5 लाख तक का उसका निःशुल्क इलाज किया जाता था। तो उस योजना को बंद करने का आरोप
विपक्ष ने सरकार के ऊपर लगाया है। इसके अलावा हम अन्य योजनाओं की जिक्र भी करें तो विपक्ष की तरफ से ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि धन का प्रावधान कहां होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ राजवेंद्र, ये तो सवाल विपक्ष खड़ा कर ही रहा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन जैसे कि कांग्रेस सरकार का ये पहला बजट और खासतौर पर सुक्खू का भी, कांग्रेस इससे पहले जब सत्ता में आई थी कई तरह के वादे किए थे, क्या इस बजट में उन वादों को पूरा करने की झलक दिखाई देती है? बिल्कुल कोशिश की गई है कांग्रेस सरकार की तरफ से, चाहे वो 1500 रुपए पेंशन की बात उन्होंने की थी तो पहली किस्त के रूप में उन्होंने कहा कि एक पहली किस्त के रूप में कुछ लोगों को जो सरकार पर आधारित हैं या बेसहारा हैं उन लोगों को ये पहली किस्त की अदायगी का जिक्र उन्होंने किया है। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं भी हैं, हालांकि ग्राउंड लेवल तक कब तक उतरती हैं, कैसे उतरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। पेंशन का जिक्र उन्होंने किया, ओल्ड पेंशन स्कीम का, लेकिन उसका किस प्रकार से बजट का प्रावधान किया जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में पूरा बजट साइलेंट रहा है। हालांकि जो पैरा जो वर्कर्स हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो या फिर मनरेगा कामगारों की बात हो या इसके अलावा छोटे दुकानदारों की बात हो, इन सब और आउटसोर्स कर्मी, इन सब के जो वेतन इनको मिलता है या भत्ते जो मिलते हैं उनमें 500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। मानदेय में हम कह सकते हैं कि पैरा वर्कर के में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और नगर निकायों के प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। जिला परिषद से लेकर वार्ड पंच तक के सबके मानदेय में 500 बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर निगम के हैं चाहे वो पंचायत के हैं, इन तमाम में बढ़ोतरी की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है सुखाश्रय योजना के माध्यम से भी कि जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए जमीन की बात हो या फिर उनके लिए जो उम्र है उसको भी 18 साल से बढ़ाकर 27 साल कर दिया गया है। पहले 18 फिर 21 फिर अब 27 वर्ष तक ये उम्र कर दी गई है कि 27 वर्ष तक सरकार ही बेसहारा जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं उनका देखरेख करेंगे। तो तमाम हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि सरकार की तरफ से अपने पहले बजट में वर्तमान प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि इसको जनता से जुड़ा हुआ बजट बताएं और इसके अलावा जितने सोर्सेज सरकार के पास मौजूद हैं, क्योंकि एक नया टैक्स लगाया गया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए अतिरिक्त है। हम कह सकते हैं कि अब 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतल 10 रुपए महंगी मिलेगी और वो मिल्क टैक्स के रूप में लगाया गया है जिसे कहा जा रहा है राजेंद्र, और ये पहली दफा किया गया है। लेकिन साथ ही आप जिस तरीके से तमाम चीजें बता रहे हैं, पहली बार यह भी कहा गया है इस बजट में कि शिमला के पास में एक जाठिया देवी में एक नया शहर बसाया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार की बात हुई है। तो चुनौतियां क्या हैं सरकार के सामने, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े किए गए हैं, ऐलान भी बहुत बड़े किए गए हैं, घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन कुछ धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, चुनौतियां क्या होगी? बिल्कुल, चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती है रेवेन्यू जनरेशन की। 9,900 करोड़ रुपए का डेफिसिट आप पहले बता रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रोसेस, आगे बढ़ेगी, साल निकलता जाएगा तो जो ये डेफिसिट है ये लगातार इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी बात, जो सोर्स ऑफ इनकम की बात कही है, एक तो आपने आबकारी नीति के ऊपर सरकार ने कहा है कि जो ठेके नीलाम होंगे, शराब के ठेके नीलामी है, उससे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है, पिछली सरकार में भी जब जयराम सरकार सत्ता में आई थी तो दावा किया गया था कि इतना सोर्स ऑफ इनकम जो है तो वो रेवेन्यू जनरेशन से होगा, जो आबकारी नीति से होगा, लेकिन धरातल पर वो नहीं रहा। इसके अलावा जो दूसरी बात कही गई है, जो वाटर सेस लगाया गया है, वाटर सेस कैसे इंप्लीमेंट होता है, कितने इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ये 2 बड़े फोकस प्रदेश सरकार के रहे हैं जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है ये लगातार बढ़ता जाएगा। अगर प्रदेश सरकार ओपीएस की बात करती है, वहां पर जब पेंशन स्कीम लागू करेगी उसके ऊपर खर्च होगा, तो ये बड़ा प्रश्न विपक्ष की तरफ से भी और ये वर्तमान सरकार के पास चुनौती भी है कि सोर्स ऑफ इनकम कहां से लाएंगे, क्योंकि अधिकांश जो परियोजनाएं, चाहे पर्यटन का जिक्र इस बजट में मुख्यमंत्री ने किया और जो जितनी भी योजनाएं थी उन तमाम में जो धनराशि थी, वो चाहे एडीबी का जिक्र किया गया हो या फिर अन्य जो फंडिंग एजेंसियां, उनके माध्यम से ये मैक्सिमम योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी, इसके अलावा एक और योजना का जिक्र किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो योजना भी जापान की जायका योजना का जिक्र किया गया। जायका भी इंटरनेशनल है,
की सहायता से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। तो तमाम जो फंडिंग जो योजनाएं हैं वो फंडिंग एजेंसी के सहारे इस चली बजट हुई में हैं। राजेंद्र इसके अलावा ग्रीन स्टेट बनाने को लेकर के भी काम करने का ऐलान किया गया है, बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो निवेश हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि कैसे आखिरकार निवेशक जो है वो स्टेट में आए और अपना उद्योग धंधा लगाएं, इसके लिए सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। क्या लगता है कि इससे वाकई निवेशक आएंगे? आइए और अपना काम शुरू कीजिए। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो तमाम नियम कायदे हैं उनको सरलीकृत किया जाए, निवेशकों को लुभाया जाए। ये आपको लगता है आने वाले दिनों में इसका बड़ा इंपैक्ट हिमाचल पर पड़ेगा? लागू करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ कोशिशें हैं, बेहतर कोशिशें सबकी तरफ से, चारों तरफ से सराहना इनकी की गई है। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर देखें हम, जो कॉस्ट है वो लगभग 100 गुना हो जाती है। जो बस पेट्रोल और डीजल की बस और जो इलेक्ट्रिक बस है, इनके जो प्राइस है वो बहुत डिफरेंस दोनों के प्राइस में है। तो ऐसे में रेवेन्यू कहां से आएगा जहां से आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे? इसके अलावा जो बात कही गई है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे पब्लिक बस खरीद रहे हैं या फिर टैक्सी खरीद रहे हैं या जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स खरीद रहे हैं, उसके ऊपर सब्सिडी देने की की गई है। तो ये सब्सिडी भी बहुत बड़ी है। और जहां तक आपने दूसरा जिक्र किया इन्वेस्टमेंट का, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। इससे पहले सिंगल विंडो सिस्टम हिमाचल प्रदेश में होता था और सिंगल विंडो सिस्टम के सहारे इन्वेस्टर एक बार अप्लाई करते थे और उसके बाद जो एक सिंगल विंडो बनाई गई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, वो कमेटी तमाम क्लियरेंसेस देती थी। और बिल्कुल राजेंद्र, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सुक्खू का ये पहला बजट है कांग्रेस सरकार के हिमाचल में आने के बाद और करीब 2 घंटे 17 मिनट के भाषण में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ऐलान पूरे कैसे होंगे। इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच कुपवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आतंकियों की मदद के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की संपत्ति को किया गया। डिविजनल कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला मीर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुपवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आतंकियों की मदद के मामले को लेकर के मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की संपत्ति कुर्क की गई है। डिविजनल कमिश्नर की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला मीर के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी बीच मजीद जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या सुल्तान, और उनके पास सीधा रुख कर लेते हैं। क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है इस पूरी खबर पर, जरा विस्तार से बताइए। जी उम्मीद, ये जो वाकया आज पेश आया, यानी कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर आज कुपवाड़ा इंतजामिया और हंदवाड़ा पुलिस ने आज एक प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की है। मोहम्मद अब्दुल्ला जो है नामी, जो लंगे यारों का रहने वाला है, 2018 में एक इनकाउंटर हुआ था और उस इनकाउंटर में वहां पर गोलाबारी हुई थी और उसी जमीन में हुई थी जो आज अटैच की गई। यानी कि 1.5 कनाल जमीन है ये, जो आज सरकार यानी कि पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। यानी कि एक कड़ा पैगाम है इंतजामिया की तरफ से और मरकजी और यूटी लेवल की जो सरकार इंतजामिया की तरफ से। एलजी इंतजामिया का कहना है कि साफ जिन लोगों का मिलिटेंसी से राबिता है या मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ आज भी रवाबित होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ साफ और कड़ा पैगाम यही है कि अब उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, जो 2018 में उनके इस अहाते में इनकाउंटर हुआ था, आज उनकी प्रॉपर्टी जो सीज की गई, वहां पर पुलिस, सिविल इंतजामिया, तहसीलदार, महकमे माल के लोग मौजूद थे। और इसी बीच आज 1.5 कनाल जमीन जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। जो इससे पहले भी कई हमने देखा है कि लगातार इंतजामिया की तरफ से जो इस तरह के अटैच की जा रही है जमीन लोगों की, और उन्हीं लोगों की जा रही है जिन्हें मिलिटेंट तंजीमों के साथ राबता थे या मिलिटेंट सरगर्मी में मुलविस थे, उनके खिलाफ जो है अब साफ और कड़ा पैगाम। इससे पहले भी मैंने देखा कि एनआईए ने 2 दिन कबल ही यहाँ पर जमीन अटैच की, कई कनाल जमीन, और उनका राबता भी मिलिटेंटों के साथ था। और वो जो जमीन मालिकान था वो उसकी पाकिस्तान में मौत हुई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। और उससे पहले भी जमात इस्लामी के खिलाफ भी कार्रवाई। जो लोग जमात इस्लामी में या तो उन्हें मिलिटेंट से राबता था या पाकिस्तान से तार जुड़े थे, उन
भी लगातार इस तरह की कार्रवाई। और आज इसी बीच मोहम्मद अब्दुल्ला वो भी इसी कार्रवाई में आ चुके हैं कि कहा जा रहा है कि वो मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक जो है वो कुछ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो उस हवाले से उनकी प्रॉपर्टी जो है आज जो है अटैच की गई। जी अहमद, यह जैसे कि आपने जिक्र किया है कि एक बड़ा पैगाम है इस तरह के लोगों के खिलाफ, जो लोग सल्तनत के खिलाफ जाकर के, देश के खिलाफ जाकर के इस तरह से आतंकियों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या कुछ और नाम भी हैं जिनको लेकर के अब नजर है कि आगे इस तरह के और नामों पर कार्रवाई हो सकेगी मोहम्मद मीर के बाद में? जी मैं आपको कहूं कि एलजी इंतजामिया की तरफ से जो 2 रोज कबल एक पैगाम है जिसमें 47 लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, और उससे पहले भी कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया जो मिलिटेंट सर्किट में मुलविस थे, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज किया गया, यानी कि अटैच किया गया। और साफ उम्मीद यह है कि आने वाले वक्त में शायद कई और लोगों पर तलवार गिरेगी। जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह इंतजामिया कड़े मूड में आ चुकी है, मरकजी सरकार से लेकर यूटी इंतजामिया तक अब कड़ा पैगाम यही कि अब मिलिटेंसी सरगर्मी को बख्शा नहीं जाएगा, मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की किसी भी शख्स को कोशिश नहीं करने देंगे, और न उनके साथ जो इनके लोगों के रवाबित है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ जाहिर है कि आने वाले वक्त में मजीद कई लोगों पर तलवार गिरेगी, जो तलवार लटक रही है, जिन लोगों के राबते हैं या जो लोग इस मिशन में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और मुलाजमीन को अब बख्शा नहीं जा रहा है। जो सरकारी मुलाजमीन है, एक तो उन्हें पहले नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, फिर जब उनकी जमीन देखी जा रही है, जहां जहां पर उन्हें मिलिटेंट्स के राबते रहे हैं, उनकी जमीन को भी अब अटैच करने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर जो है सरकार ने शुरू किया है। यानी कि सरकार का मूड कुछ बदल चुका है। अब वो चाहते हैं कि दफा 370 के बाद यहां पर दोबारा हालात खराब होने नहीं दिए जाएंगे, यानी कि अमन को खराब होने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त और कड़ा पैगाम हमें देखने को लगातार मिल रहा है। और इसी की कड़ी के बतौर अब्दुल्ला, और लग रहा है कि अब्दुल्ला के बाद कई और लोगों पर तलवार गिर सकती है। जियो मित, बिल्कुल, यह नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में खुद को अतिरिक्त निदेशक पीएमओ बताने वाले गुजरात के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान किरण भाई पटेल निवासी गुजरात के तौर पर की गई है। इस संबंध में स्थानीय अदालत ने आरोपी को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। इस संबंध में कश्मीर पुलिस का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं आरोपी के वकील का यह कहना है कि उनके मुवक्किल को सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, यह उनके 2 सहयोगियों के लिए था जो उनके साथ थे। उनका कहना है कि ये दोनों व्यक्ति गुजरात से हैं और इनके मजबूत राजनीतिक संबंध भी हैं। अभी तो उनकी आज जो थी जुडिशियल रिमांड थी उनको, तो पुलिस को जो 15 दिन अपने खत्म हो रहे थे आज, तो मीनवाइल उसको जी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस किया है बिफोर द जज, फर्स्ट एडिशनल मुंसिफ श्रीनगर। तो ही ग्रांटेड 15 डे जुडिशियल रिमांड टू द अक्यूज्ड किरण भाई पटेल। मुझे बताइए आपका जो अक्यूज्ड है, ये जो इतना बड़ा इल्जाम इस पे लगा है, आपका क्या इस पे कहना है? As per I have conversed with my client, he told that all the allegations are baseless and fake. सर, उसको कोर्ट में इन पर्सन क्यों नहीं हायर किया गया? They have told that we have security reasons and so far as we came to know कि जी एटमॉस्फेयर बाहर इसके लिए ठीक नहीं है। कोई जानकारी जो आपके वकील ने आपको दी कि उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल कैसे मिला? They basically he told me I was accompanied by 2 friends जिनको पुलिस ने छोड़ा है, तो जी प्रोटोकॉल उनके लिए था because they are affiliated with the government in the with the Gujarat government and there are some politicians in the Gujarat। एक बहुत बड़े धोखे बहरूप के रूप में कश्मीर में कई एजेंसियों को धोखा देने के इल्जाम में जो शख्स किरण भाई अभी पुलिस की तहवील में था, उसे आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हाजिर करना था, लेकिन इन पर्सन उसे यहां नहीं लाया गया। लेकिन अदालत ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना और बाद में उसे 15 दिन तक की कोर्ट तहवील में दिया गया है फिलहाल। लेकिन इस केस में कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना होगा, जिनकी गुत्थियां खुलेंगी। फिलहाल जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया था वो उनके लिए नहीं था, बल्कि वो प्रोटोकॉल 2 और लोगों के लिए था जो उनके साथ आए थे। और हम आपको लगातार
कल से ही ये कहते रहे हैं कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लोग थे, 2 उनमें से जिनका ताल्लुक 2 का गुजरात से है। आगे वो कौन लोग हैं इसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस की टीम यहां से भी, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम गुजरात गई हुई है, वो वहां तहकीकात कर रहे हैं कि मामला क्या है, माजरा क्या है। और यहां पे आईएएस अफसरान, आईएएस लेवल के 2 अफसरान की पूछगछ की जा रही है, उन पे संगीन इल्जामात हैं जो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ निशात इस पूरे एरिया में जहां वो हाई प्रोफाइल होटल में रहता था, वहां की जो पुलिस है, वहां के अधिकारियों पे, वहां के ओहदेदारों पे भी शिकंजा कसने का इम्कान है, क्योंकि उनकी भी पूछगछ की जा रही है कि आखिर एक शख्स जो यहां इतना बड़ा प्रोटोकॉल, हाई सिक्योरिटी, वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी कैसे हासिल करने में कामयाब हुआ, और उसके बाद वो उस एरिया में इतने बड़े होटल में इतने वक्त तक कैसे रहा। पूरे कश्मीर में ये शख्स घूमा है। अब बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज भी पुलिस का आया है, जिन्होंने इसमें कहा है कि इसके ऊपर गुजरात में भी केस है। न्यूज 18 ने पहले ही उनका खुलासा किया है, लेकिन अब मामला ये है कि ये प्रोटोकॉल जिसे मिला है, जो सिक्योरिटी इसे मिली है, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी, वो किसने दिलाई, कैसे दिलाई, और अगर होम मिनिस्ट्री से कोई लेटर नहीं आया था तो फिर सिक्योरिटी कैसे मिली, कौन लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, या इसके पीछे और क्या राज है, वो गुत्थी खुलेगी, अदालत फैसला करेगी। तब तक वो मुल्जिम है और हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। शबीर अहमद, न्यूज 18 श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस घटना को लगभग 135 साल हो गए हैं जब जैक द रिपर से पूरा लंदन आतंकित था। सालों तक इस सीरियल किलर की पहचान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गईं। एक नई डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशबर्न पता लगा रहे हैं इस सवाल के जवाब का कि जैक द रिपर आखिर कौन है। देखिए हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज जैक द रिपर का प्रीमियर शनिवार 18 मार्च रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर।